हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो, हेलो, गुड इवनिंग अंकुश। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं? अच्छे सर, आप कैसे हो? ठीक है। जो क्वेश्चन दिए थे कल, एक दो लिखे उसके कुछ लिखा? नो सर, अभी नहीं कर पाया। मैंने वो जो छुट्टी थी क्लास है उसको कवर किया सर अच्छा मैंने, अच्छा, हाँ तो तो नहीं उसको हो कर पाया। लो कवर। इसके नोट्स मैं दे वो देंगे कवर आपको। करके सर उसको लिख के आपको सेंड कर दूंगा। मैं थोड़ा हाँ टाइम लूंगा आपसे। ठीक, कोई बात नहीं। मंडे जी को सर। मंडे तक हम आपको सारे इसके जो भी नोट्स हैं वो सारे भेज यस सर। सर बहुत अच्छे से समझ में आई सर। वो कहानी भी फर्स्ट जो लेक्चर है ना अपने देंगे। जो जो कल आधुनिक भारत का। क्लासी बक्सर वाला जो बताया था, है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से समझ आया। ठीक है। अब देखो, बहुत अंग्रेजों अच्छे ने समझाते हो सर आप वैसे। अब अंग्रेजों ने देखो क्या क्या कर लिया। अंग्रेजों ने बंगाल पे नियंत्रण कर लिया, हो गया, बंगाल निपट गया इनका। फिर अंग्रेजों का निपट गया, ये फ्रांसीसियों को तो पहले ही भगा चुके थे। अब अंग्रेजों के दक्षिण भारत में दो बड़े उनके पास दो बड़े जो भारतीय राज्य है शक्तिशाली वो बचे हैं। भारतीय राज्य दक्षिण भारत में कौन कौन से? एक तो मैसूर बचा है और दूसरा बचा है मराठा। ठीक है, तो हम एक एक करके देख लें। जैसे मैसूर, मैसूर में पहले एक मैसूर बना कैसे? विजयनगर साम्राज्य जो था उसी के भग्नावशेषों पर मैसूर बना, उसके खत्म होने के बाद। और हिंदू शासक वहां पे हुआ करता था, चिक्का कृष्ण राज करके। तो उसी का उसको खत्म करने के बाद आपको यहाँ से याद रखना होगा, हैदर अली बाद में राजा बन गया था, मैसूर का सुल्तान बन गया था। दरअसल में हैदर अली एक सैनिक था साधारण, लेकिन इसने अपनी योग्यता की दम से ये बड़े पद को प्राप्त किया। बाद में मैसूर का ये स्वतंत्र शासक बन गया था। हैदर अली ने डिंडीगुल, एक जगह है डिंडीगुल, यहाँ पे एक शस्त्रागार की स्थापना की थी और इसने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का सुदृढ़ीकरण किया। सुदृढ़ीकरण किया। ये अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित था, इसीलिए ये अंग्रेजों अंग्रेजों से इसकी दुश्मनी थी। इसीलिए अंग्रेजों के विरोध में यह फ्रांसीसियों से मदद लेता था। ये जो भी मदद लेता था वो फ्रांसीसियों से लेता था। इधर अंग्रेज भी हैदर अली की बढ़ती हुई ताकत से चिंतित थे। तो हैदर अली को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि एक त्रिगुट बनाया। त्रिगुट त्रिगुट में कौन कौन लोग थे? एक तो हैदर अली के पास में ही एक जो राज्य था वो था इसका दक्कन का था, हैदराबाद का। तो हैदराबाद के जो नवाब थे, हैदराबाद के जो निजाम थे, एक उनको शामिल किया, दूसरा मराठों को शामिल किया और तीसरे अंग्रेज खुद। अंग्रेज तो इसमें ये शामिल कैसे किया? निजाम से कहा अंग्रेजों ने कि देखो, अगर हम तीनों लोग मिलकर जीत जाते हैं हैदर अली को, तो तुम्हें हैदर अली का कुछ राज्य भी दे देंगे, और गुंटूर जिला जो हैदर अली के कंट्रोल में हुआ करता था, आंध्र प्रदेश का, ये भी हम तुम्हें दे देंगे। मराठों से कहा कि देखो, तुम्हें भी हम हैदर अली के राज्य का कुछ हिस्सा दे देंगे। तो अंग्रेजों ने इस तरीके से तीनों को एक करके हैदर अली से लड़ने की सोची। लेकिन हैदर अली थोड़ा होशियार भी था, और दूसरी चीज, मराठों को अंग्रेजों पर भरोसा नहीं था। इसीलिए मराठों को जब हैदर अली ने समझाया तो मराठों ने अपने आप को अलग कर दिया। और रही बात गुंटूर की, तो हैदर अली ने गुंटूर ऐसे ही दे दिया इनको, और मराठों को पैसे ऐसे दे करके मराठों को अलग कर दिया। इस तरीके से इस त्रिगुट को हैदर अली ने तोड़ दिया। तो प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें हैदर अली
उसमें होने वाली कई लड़ाइयों में हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरीके से हराया। कई लड़ाइयों में अंग्रेजों को हैदर अली ने हराया। हैदर अली ने हराया, आपको इतना याद रखना पड़ेगा। इसके बाद अब बाद में अंग्रेजों ने किसी तरीके से मराठों को अपने पक्ष में कर लिया। अभी आपको पता चल जाएगा कैसे कर लिया। एक्चुअली दो घटना एक साथ हो रही है, मराठा वाली अलग हो रही है एक साथ, और हैदर अली वाला चल रहा है, लेकिन हम पढ़ेंगे तो एक एक करके। मराठों को अंग्रेजों ने अपना मित्र बना लिया और मराठों से संधि कर ली थी इस घटना के बाद, और वो संधि होती है सालवाई की संधि 1782 में। सालवाई की संधि से मराठों से अंग्रेजों ने मित्रता स्थापित कर ली, और अब दक्षिण भारत में हैदर अली अकेले पड़ गए। इसका फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने गुंटूर को अंग्रेजों ने निजाम को भी अपने पक्ष में करते हुए सेकेल आंग्ल मराठा युद्ध में हैदर अली को शुरुआती दो लड़ाइयों में खूब क्षति पहुंचाई। शुरुआती दो लड़ाइयों में हारने के बाद, चार हुई थी, हारने के बाद अंतिम दो लड़ाइयों में खूब क्षति पहुंचाई। अंतिम दो लड़ाइयों में हैदर अली को खूब क्षति पहुंचाई। अत्यधिक क्षति पहुंचाई। ठीक है। बाद में हैदर अली की बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है। बीच में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु, और हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका लड़का टीपू सुल्तान राजा बनता है। टीपू सुल्तान जब राजा बना तो टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की बड़े स्तर पर मदद की, जिसकी वजह से अंग्रेज टीपू सुल्तान से और नाराज हो गए। जब बेले जली भारत का गवर्नर जनरल बना कलकत्ता का, तो बेले जली ने टीपू सुल्तान से सहायक संधि का प्रस्ताव रखा। सहायक संधि, जिसको टीपू सुल्तान ने अस्वीकार कर दिया। कल हमने बताया था कि सहायक संधि एक हिसाब से गुलामी का प्रतीक हुआ करती थी। सहायक संधि में संबंधित राजा की सेना को हटा दिया जाता था, अंग्रेज अपनी सेना रख देते थे और सेना का खर्चा राजा देता था। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें राजा के पैसे से ही गुलाम बना लिया जाता था। तो टीपू सुल्तान ने इस सहायक संधि को मना कर दिया और लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी तैयारी जारी रखी फ्रांसीसी सैनिकों की सहायता से। फ्रांसीसियों से इसके बहुत अच्छे संबंध थे। जब इसके बाद कुछ इलाकों को लेकर के, उधर दक्षिण भारत के कुछ इलाकों को लेकर के अंग्रेजों और टीपू सुल्तान में नहीं बनी, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को कई पराजयों का सामना करना पड़ा। टीपू सुल्तान को कई पराजयों का सामना करना पड़ा और अंततः श्रीरंगपट्टम की संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार टीपू सुल्तान का आधा राज्य अंग्रेजों को मिल जाएगा। टीपू सुल्तान का आधा राज्य अंग्रेजों को मिलेगा। अंग्रेजों को टीपू सुल्तान क्षतिपूर्ति भी देगा। टीपू सुल्तान क्षतिपूर्ति भी देगा, साथ ही
जुर्माना न अदा करने की स्थिति में जुर्माना न अदा करने की स्थिति में टीपू सुल्तान के लड़कों को बंधक बना लिया गया। टीपू सुल्तान के पुत्रों को बंधक बना लिया गया। बंधक बना लिया गया। यहां तक क्लियर। इस तरीके से लगभग टीपू सुल्तान खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद भी टीपू सुल्तान ने सरेंडर नहीं किया, टीपू सुल्तान ने आत्मसमर्पण नहीं किया और अंदर ही अंदर ये अंग्रेजों के विरुद्ध तैयारी करता रहा। अंग्रेजों को जब लगा कि टीपू सुल्तान ऐसे आत्मसमर्पण नहीं करेगा तो फिर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ना पड़ा। इसमें टीपू सुल्तान हारता है और उसकी हत्या हो जाती है। आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ना पड़ा। ये 1799 में होता है, जिसमें टीपू सुल्तान हारता है और उसकी हत्या कर दी जाती है और श्रीरंगपट्टम में ही उसकी हत्या कर दी जाती है। श्रीरंगपट्टम में उसकी हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार मैसूर राज्य के साथ अंग्रेज फिर सहायक संधि कर लेते हैं। अंग्रेज सहायक संधि कर लेते हैं और यहाँ अपना कठपुतली राजा नियुक्त कर लेते हैं और एक कठपुतली राजा नियुक्त कर देते हैं, पपेट किंग। अपना एक कठपुतली राजा नियुक्त कर देते हैं। यहां तक क्लियर है ना। अब इसमें मैसूर एक हिसाब से खत्म हो गया। इसमें जो पूछा जाता है वो टीपू सुल्तान के बारे में भी कभी कभी पूछ लेते हैं। टीपू सुल्तान, तो कुछ चीजें टीपू सुल्तान के बारे में जान लो। पहला तो ये कि टीपू सुल्तान पहला भारतीय सुल्तान था दक्षिण भारत में जिसने अपने जीवन पर्यंत अंग्रेजों से संघर्ष किया और अंग्रेजों से लड़ता हुआ मारा गया। इससे पहले जितने भी राजा हुए वो अपने राज्य को बचाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे, या तो षड्यंत्र के कारण कुछ ऐसा कर रहे थे। राज्य को बचाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे। इसने अपने राज्य को स्वतंत्र रखने के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया और ये जानते हुए कि अंग्रेजों से हार निश्चित है, लेकिन फिर भी इसने संघर्ष किया। इसने इसकी फ्रांसीसियों से गहरी मित्रता थी और इसने फ्रांसीसी क्लब जैकोबिन क्लब की सदस्यता ली थी। जैकोबिन क्लब की सदस्यता ली थी। ये आपको नहीं समझ में आया होगा। जैकोबिन क्लब क्या था? जैकोबिन फ्रांस में होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित एक राजनीतिक दल था जिसको जैकोबिन क्लब कहते हैं। फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस में होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित जो भी राजनीतिक दल था उसको हम जैकोबिन क्लब कहते हैं। तो इसने भी जैकोबिन क्लब की सदस्यता ली थी। जैकोबिन लोग लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करते थे। लोकतांत्रिक, उदारता, स्वतंत्रता जैसे मूल्यों का समर्थन करते थे। इसने इसकी सदस्यता लेने का मतलब है कि कहीं न कहीं टीपू सुल्तान भी लोकतांत्रिक, उदारता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों का समर्थन करता है। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया, या इसको कह सकते हैं उदारता का वृक्ष भी लगाया। अर्थात इसने पूरी दुनिया को ये दिखाने का प्रयास किया कि वो भी एक लोकतांत्रिक
मूल्यों का समर्थक, स्वतंत्रता का समर्थक व्यक्ति है। बहुत से इतिहासकारों ने यही कारण है कि टीपू सुल्तान को पहला राष्ट्रवादी बताने का प्रयास किया, कि पहला ऐसा राष्ट्रवादी व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों से अपने राष्ट्र को बचाने के लिए संघर्ष किया। परंतु अगर हम राष्ट्रवादी शब्द की व्याख्या करें तो निश्चित रूप से ये शब्द तत्कालीन समय में ना तो कहीं से भी प्रासंगिक था और ना ही इसका कोई जुड़ाव टीपू सुल्तान से था। राष्ट्रवाद की अवधारणा 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत में उपस्थित ही नहीं थी। भारत में राष्ट्रवाद का बीजारोपण 1857 के समय छोटे स्तर पर अवश्य हुआ था, लेकिन ये सही से जो भारत में जो राष्ट्रवाद आता है वो आपका 19वीं शताब्दी के अंत में दिखाई पड़ता है, जब कांग्रेस का उदय होता है। और राष्ट्रवाद सही से इससे ज्यादा फिर बाद में 1905 में दिखाई पड़ता है। ये 18वीं शताब्दी के मध्य में या 18वीं शताब्दी के अंत में जो भी राजा भारत के अंदर हुए, इनमें ना तो राष्ट्रीय मूल्यों, इनके अंदर ना तो राष्ट्रीय मूल्य थे और ना ही राष्ट्रवादी जैसे राष्ट्रवाद जैसे तकनीकी शब्दों से परिचित थे। टीपू सुल्तान का जो भी कंसर्न रहा हो, टीपू सुल्तान का जो भी संबंध रहा हो, वो केवल और केवल अंग्रेजों से अपने राज्य की रक्षा करना मात्र था। इसका उद्देश्य अंग्रेजों से अपने राज्य और इसका राज्य था मैसूर। ये उस समय भारत जैसे राष्ट्र के बारे में नहीं सोचता था, ना ही भारत जैसे राष्ट्रवादी अवधारणा उस समय उत्पन्न हुई थी। तो कहने का मतलब है कि टीपू सुल्तान को राष्ट्रवादी घोषित करना ये पूरी तरीके से अतार्किक है। तत्कालीन समय में जब राष्ट्रवाद की अवधारणा ही नहीं थी, ऐसे समय में राष्ट्रवाद के आधार पर किसी का मूल्यांकन करना एकदम से इलॉजिकल मीन्स गैर तार्किक और पूर्वाग्रह से दूषित लगता है। फिर इसके अलावा टीपू सुल्तान को लोकतांत्रिक उदारता और स्वतंत्रता का समर्थक बता देना, ये भी कई प्रश्न खड़े करता है। क्या वास्तव में टीपू सुल्तान ने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा था? ऐसा नहीं था। टीपू सुल्तान ने अपने यहाँ पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था लागू कर रखी थी पूरी तरीके से, और जितनी भी उसने नीतियां की थी अपने राज्य में, वो सब एक राजतंत्रात्मक तरीके से की थी। सारी शक्तियां इसने एक राजा की सारी शक्तियां इसने एंजॉय की थी, सारी शक्तियां अपने हाथ में रखी थी। जिसके यहाँ बनाए हुए कानून में उदारता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों का सर्वथा अभाव नजर आएगा। रही बात जैकोबिन क्लब की सदस्यता लेने की, तो जैकोबिन क्लब की सदस्यता उसने जैकोबिन के विचारधारा से प्रेरित होकर नहीं ली थी। जैकोबिन क्लब की सदस्यता टीपू सुल्तान ने जैकोबिनों की विचारधारा से प्रभावित होकर नहीं ली थी। दरअसल टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध केवल फ्रांसीसियों को एक शक्तिशाली यूरोपीय शक्ति के रूप में देखते थे। फ्रांसीसियों को एक यूरोपीय शक्ति के रूप में देखते थे। टीपू सुल्तान ऐसा समझता था कि अगर अंग्रेजों से हमें टक्कर लेनी है, अगर अंग्रेजों को हराना है, तो हमें अपनी सेना का पुनर्गठन यूरोपीय आधार पर करना होगा। अंग्रेजों को हराने के लिए सेना का जो स्ट्रक्चर है, सेना की संरचना यूरोपीय संरचना होनी चाहिए। टीपू सुल्तान ने नेवी के महत्व को भी समझा था, क्योंकि वो जानता था कि पूरी दुनिया में अगर अंग्रेज जीत रहे हैं तो उसके पीछे कहीं न कहीं उसकी नौसेना का होना है। इसीलिए टीपू सुल्तान ने नौसेना के विकास के लिए फ्रांसीसी
फ्रांसीसी मदद ली। जब टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की सदस्यता ली, ये वो दौर था जब फ्रांस में अराजकता की स्थिति थी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में दो समूहों का जन्म हुआ, जिसमें एक का नाम था जैकोबिन और एक का नाम था गिरोंगिस्ट। जैकोबिन और दूसरे का नाम था गिरोंगिस्ट। जैकोबिन प्रचंड क्रांतिकारी विचारधाराओं का समर्थक था। ये राजतंत्रात्मक व्यवस्था का विरोधी था। ये लोकतांत्रिक मूल्य और उदारवादी मूल्यों का प्रवर्तक था। तो ऐसी स्थिति में, और इसकी सत्ता पेरिस में थी। बाद में जैकोबिनों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। ऐसी स्थिति में अगर टीपू सुल्तान को फ्रांसीसी सहयोग चाहिए था, तो निश्चित रूप से टीपू सुल्तान को जैकोबिन क्लब की सदस्यता लेनी पड़ेगी। जैकोबिन क्लब की सदस्यता लेने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि टीपू सुल्तान जैकोबिन के विचारधारा से प्रभावित था और जैकोबिन की विचारधाराओं का उसने पालन किया था। हाँ, ये अवश्य है कि जैकोबिनों को दिखाने के उद्देश्य से, जैकोबिनों के बीच अपनी छवि को अच्छा प्रस्तुत करने के उद्देश्य से इसने यहाँ पर उदारता का पक्ष भी लगाया, जैकोबिन क्लब की सदस्यता भी दी। लेकिन ये बिल्कुल प्रदर्शित नहीं करता कि टीपू सुल्तान के अंदर या टीपू सुल्तान जैकोबिनों की विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति था। अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से वो अपने इस पद को छोड़ देता या अपने इस पद का रिकग्निशन, अपने इस पद की संतुष्टि को कराता, वहां की जनता से कराता। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया था। इसका मतलब ये कहीं से भी लोकतांत्रिक मूल्यों का और उदारवादी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता इन मूल्यों का वास्तविक समर्थन नहीं था। जैकोबिन क्लब की संस्था अवश्य थी। इसके बाद तीसरी चीज, ये बहुत से लोग तीसरी चीज इसकी धर्मांधता को लेकर भी है। बहुत से इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि टीपू सुल्तान एक धर्मांध व्यक्ति था। इसने कई सारे मंदिरों को तुड़वाया था, कई सारे हिंदुओं का धर्मांतरण कराया था और मुसलमानों को विशेषाधिकार दिए थे। जहां तक उसके मंदिर तुड़वाने की बात है, तो निश्चित रूप से मंदिर तुड़वाने जैसी घटना हुई थी। लेकिन इस मंदिर को तुड़वाने के पीछे कौन से कारण विद्यमान थे, उन कारणों का विश्लेषण अपने आप में करना कठिन है। अगर हम तत्कालीन संरचना को देख, तत्कालीन साहित्य का अवलोकन करें या तत्कालीन जो मंदिर तुड़वाने की प्रवृत्ति है उसका अवलोकन करें, तो ऐसा दृष्टिगत होगा कि मंदिर तुड़वाने के पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण ज्यादा जिम्मेदार होते थे। हाँ, ये अवश्य अपने इस कृत्य को धार्मिक कारणों से जोड़ करके न्यायोचित ठहराना ये कोई नई बात नहीं थी। मंदिर इसने निश्चित रूप से तुड़वाए थे, लेकिन उस मंदिर तुड़वाने के पीछे धर्मांधता थी ये हम नहीं कह सकते। मध्य भारत में भी या अंग्रेजों के आने से पहले भारत के अंदर सांप्रदायिक संघर्ष के हमारे पास कोई भी उदाहरण नहीं है। जो भी युद्ध हुए, जो भी घटनाएं हुई, उनके पीछे धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक कारण जिम्मेदार प्रतीत होते हैं। तो इसके अलावा एक साक्ष्य और भी है। एक बार मराठों ने जब टीपू सुल्तान के राज्य पर आक्रमण किया था, उस समय श्रृंगेरी मठ जो पड़ता है टीपू सुल्तान के राज्य में, श्रृंगेरी मठ जब सेना मराठों की वापस लौट रही थी तो श्रृंगेरी मठ ये क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसमें हिंदू धर्म को काफी आघात पहुंचा। टीपू सुल्तान वो व्यक्ति था जिसने श्रृंगेरी मठ का पुनर्निर्माण कराया।
इसके अलावा हमारे पास बहुत से ऐसे साक्ष्य है जो ये सिद्ध करते हैं कि टीपू सुल्तान की सेना में हिंदू भी बराबर के भागीदार थे तथा टीपू सुल्तान ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो धर्मांतरता की श्रेणी में आता हो। मंदिरों को तुड़वाना, धर्मांतरण कराना, धर्मांतरण का कारण सुरक्षा ज्यादा रहा होगा, मंदिरों को तुड़वाने का कारण राजनीतिक अस्थिरता या राजनीतिक विद्रोह की संभावना रही होगी। अंग्रेज टीपू सुल्तान के विरोध में हिंदुओं का जनमत इस तरीके से खड़ा करना चाहते थे कि वो टीपू सुल्तान को किसी भी तरीके से मुस्लिम शासक सिद्ध करके हिंदुओं का जनमत इकट्ठा कर ले, क्योंकि टीपू सुल्तान के पिताजी जो हैदर अली थे, जिन्होंने एक हिंदू राज्य के भग्नावशेष पर मैसूर राज्य की स्थापना की थी, तो शायद इसका कारण यही हो सकता है कि टीपू सुल्तान को के बारे में ये धर्मांत शब्द ये लिखा गया। कुल मिलाकर के अगर हम टीपू सुल्तान की का मूल्यांकन करें तो ये एक ऐसा शासक था जिसने जो तत्कालीन परिस्थितियों में अपने राज्य की स्वतंत्रता, राज्य की संपन्नता और राज्य की अस्मिता को बचाने के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया और अंत में इस संघर्ष के दौरान ही युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा गया। इसने एक निश्चित स्तर तक सहिष्णुता का ही पालन किया, भले ही राजनीतिक कारणों से इसे हिंदुओं के धार्मिक स्थानों को क्षति पहुंचानी पड़ी। कूटनीतिक, ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक भी था। ये जानता था कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए वैश्विक शक्तियों का सहयोग आवश्यक है, इसीलिए इसने विश्व के दूसरे देश थे उनसे कूटनीतिक संबंध बनाने के उद्देश्य से इसने वहां पर अपने राजदूतों को भेजा। तुर्की में इसने अपना राजदूत भेजा, फ्रांस में इसने अपना राजदूत भेजा। इसके अलावा कई मुस्लिम देशों में या कई ऐसे देश जो उदारवादी हैं, जो इसकी मदद कर सकें, इसने अपने राजदूतों को भेजा था। इस तरीके से इसके अंदर एक राजनीतिक दूरदृष्टि थी, एक जज्बा था फ्रांसीसियों से काउंटर करने का। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी टीपू सुल्तान के अंदर। हैदर अली से लेकर के कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हैदर अली जो है हैदर अली के मूल्यांकन नहीं कराया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? हैदर अली का मूल्यांकन नहीं कराया जाएगा। इसके अलावा अब हम मैसूर पे आना दोबारा से, सॉरी मराठा पे। यहाँ पे फिर समझना जरूरी रहेगा कि आंग्ल मराठा युद्ध भी 3 है। आपको हमने बताया कि जिस तरीके से मैसूर से युद्ध लड़ने में अंग्रेजों ने अपनी भूमिका निभाई, अंग्रेजों को आर्थिक लाभ हुआ। इसी उम्मीद के साथ जो बंबई प्रेसिडेंसी के अधिकारी थे वो भी मराठों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार बैठे थे। पेशवाओं की जो स्थिति थी दिन प्रतिदिन आपसी संघर्ष की तरफ बढ़ रही थी और मराठा सरदारों के अंदर एकजुटता लगातार कम होती जा रही थी। कई बाजीराव प्रथम के बाद कोई भी मराठा पेशवा ऐसा नहीं हुआ जो सीमाओं को तो अक्षुण्ण रखता, साथ ही जो मराठों की एकता को भी बनाए रखता। बाजीराव जो पेशवा थे वो फर्स्ट बाजीराव पेशवा के बाद जो भी उत्तराधिकारी हुआ उसमें एक तो अगर हम नाना साहब को छोड़ दें तो कोई भी मराठा सरदार या पेशवा ऐसा नहीं था जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम या मराठा प्रेम या मराठा या शिवाजी जैसा कूटनीतिक कौशल रहा हो। मराठों में
अपनी दावेदारी जो प्रस्तुत करने वालों में से रघुनाथ राव राघोबा का नाम सबसे ऊपर है। रघुनाथ राव राघोबा ये खुद मराठा बनना चाहता था, खुद मराठा पेशवा बनना चाहता था। अंग्रेज एक इसी तरीके का मौका ढूंढ रहे थे बम्बई प्रेसिडेंसी। वो दरअसल मराठों के केस में वो मीर जाफर की तलाश में थी। जिस तरीके से कलकत्ता में मीर जाफर जैसा व्यक्ति मिला जिसने अपने देश के प्रति गद्दारी करके अंग्रेजों को फायदा करवाया था केवल नवाब बनने की लालच में, उसी तरीके से रघुनाथ राव राघोबा जैसा व्यक्ति अंग्रेजों को सहज मिल गया, आसानी से मिल गया। इस रघुनाथ राव राघोबा का प्रयोग करके अंग्रेज मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकते थे। रघुनाथ राव राघोबा जो थे, उनसे बम्बई प्रेसिडेंसी की एक संधि हुई और इस संधि के बाद अंग्रेज और रघुनाथ राव राघोबा ने मिलकर जब मराठों पर आक्रमण किया, यहाँ पर स्थिति बंगाल वाली स्थिति नहीं थी। अब जो मराठा हैं वो शक्तिशाली हैं। अभी भी मराठा हालांकि मराठा सरदारों के बीच में एकजुटता नहीं है, लेकिन तब भी मराठा इतने शक्तिशाली हैं कि अंग्रेजों को आसानी से हरा सकते थे। यही हुआ, अंग्रेजों को मराठों ने आसानी से हराया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के शुरुआती दौर में, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इस युद्ध में बम्बई प्रेसिडेंसी को मदद नहीं मिल पाई, अंग्रेज एकजुट होकर नहीं लड़ पाए, क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी से जब मदद की गुहार लगाई रघुनाथ राव राघोबा ने या अंग्रेजों ने, तो मद्रास प्रेसिडेंसी स्वयं हैदर अली से उलझी हुई थी, मैसूर से उलझी हुई थी। ऐसी स्थिति में मद्रास प्रेसिडेंसी ने अपनी असमर्थता जाहिर की। इसी तरीके से कलकत्ता प्रेसिडेंसी जो कि काफी दूर पर थे, उन्होंने भी असमर्थता जाहिर की। केवल बम्बई प्रेसिडेंसी को अकेले ही मराठों से लड़ना पड़ा था, इसीलिए ये पूरी तरीके से उसमें आ गई। अब और वहां पर भी ये हारे, इधर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में भी मैसूर में भी हारे। अंग्रेजों को दोहरी क्षति दो मोर्चों पर लगी थी, एक मराठों के मामले में भी हारे, मैसूर के मामले में भी हारे। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को आर्थिक और सामरिक और जो प्रतिष्ठा के मामले में काफी हानि हुई। बंगाल प्रेसिडेंसी इससे बहुत नाराज थी। बंगाल प्रेसिडेंसी चाहती थी कि बिना किसी रणनीति को बनाए, बिना सामंजस्य बैठाए, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी अकेले भारतीय राज्यों के मामलों में क्यों भिड़ रही है। इन्हीं सबको देखते हुए कि भारत के अंदर कंपनियों के अधिकारियों के बीच में तारतम्यता का अभाव है, कंपनी के अधिकारियों के बीच में एकजुटता का अभाव है, कंपनी को लगातार नुकसान हो रहा है, कंपनी लगातार भारतीय राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है, कंपनी की पद और प्रतिष्ठा दोनों भारतीय जनता के बीच में कमजोर पड़ रही है। इन्हीं सब चीजों का ध्यान में रखते हुए 1773 में लंदन से एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जाता है, इसको हम बाद में भी आपको पढ़ाएंगे। उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इस तरीके से बंगाल के गवर्नर की शक्ति बढ़ा दी जाती है। अब बंगाल का गवर्नर जनरल दोनों गवर्नरों से मद्रास और बंबई के गवर्नरों से श्रेष्ठ हो जाएगा। जब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया 1773 के एक्ट के द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बना, तो वारेन हेस्टिंग्स ने अप्रोच की मराठों से 1786 तक बनाना, मराठों से अप्रोच की और मराठों से एक संधि की, पुरंदर बोलते हैं, और मराठों से ये कहा कि अननेसेसरी आप रघुनाथ राव राघोबा से क्यों लड़ रहे हैं, ये आप रघुनाथ राव राघोबा का कोई पेंशन दे दो। हालांकि शुरुआत में रघुनाथ राव राघोबा का पक्ष लेकर के ही संधि की, और जब एक दो छोटी मोटी लड़ाइयां भी होती है, इसमें हार भी जाते हैं अंग्रेज, तब अंग्रेजों ने जाकर के एक संधि की जिसका नाम सालवाई की संधि है। और सालवाई की संधि
कलकत्ता प्रेसिडेंसी ने इस आधार पर की कि जो पहले वाली जो संधि हुई है पुरंदर, उसकी कोई लीगैलिटी नहीं है, उसकी कोई वैधानिकता नहीं है, क्योंकि संधि भारतीय राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार केवल और केवल कलकत्ता के गवर्नर को है, ना कि राज्यों जो गवर्नर है प्रेसिडेंसी को नहीं है। इस आधार पर इन्होंने मराठों से बाद में सालवाई संधि की, और सालवाई संधि के द्वारा ये 1782 हुई थी। ये सुनिश्चित किया गया कि अब आज से अंग्रेज और मराठों के बीच बराबरी की मित्रता होगी। मराठों पर हमला अंग्रेजों पर हमला माना जाएगा, और अंग्रेजों पर मराठों पर आक्रमण माना जाएगा। अंग्रेजों के मित्र जो राज्य हैं जैसे अवध पर मराठा लोग आक्रमण नहीं करेंगे। इस तरीके से मराठों से मित्रता करके अंग्रेजों ने हैदर अली को या मैसूर को अलग थलग कर दिया। इसके बाद अभी हमने पढ़ी चुके हैं। इसके बाद मैसूर पर 3 मैसूर युद्धों में मैसूर को एकदम खत्म कर देते हैं 1799 में, टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद अगला लक्ष्य उनका मराठा था। जहां तक समझ गया पहले ये बताओ। सौरभ क्लियर है? चलिए, जब 1799 में मैसूर को खत्म कर दिया, अगला लक्ष्य उनका मराठा था। 1800 के बाद से मराठों पर लगातार अंग्रेजों ने ये आरोप लगाया कि आपने मैसूर युद्धों के समय हमारी पर्याप्त मात्रा में मदद नहीं की, अर्थात आपने सालवाई संधि का उल्लंघन किया है, और वो मदद आपको करनी चाहिए थी, तो आपने उसको मदद नहीं की। इसके अलावा आपने एक संधि का उल्लंघन और किया। आपने 2-4 बार अवध पर भी लगातार आक्रमण किए, कि अवध अंग्रेजों का मित्र राज्य था। तो कहीं न कहीं संधि की शर्तों को तोड़ने का आरोप अंग्रेजों ने मराठों पर लगाया, और मराठों से अब तक बेनजीर था, मराठों से उन्होंने सहायक संधि का प्रस्ताव रखा। सहायक संधि एक प्रकार की गुलामी का ही प्रतीक था। पेशवा बाजीराव सेकंड ने सहायक संधि को तो स्वीकारने की अनुमति दी, लेकिन जब पेशवा बाजीराव सेकंड ने सहायक संधि को स्वीकारा 1803 में, जो कि बेसिन की संधि के नाम से जिसको जानते हैं, बेसिन की संधि, तब जो बाकी मराठा सरदार थे 1803 में, तो उन्होंने अपने आप को इस बेसिन की संधि से अलग कर दिया। दरअसल में जो पेशवा बाजीराव था, उसको होलकरों ने बुरी तरीके से हराया था 1802 में। तो जब होलकरों ने बुरी तरीके से हराया और पूना पर कब्जा करने का प्रयास किया, तो इस पूना वाले को लगा, इस पूना वाले मतलब जो मराठा है, इसको लगा कि अंग्रेजों से संधि करना ही ज्यादा उचित है, और खास तौर से सहायक संधि अगर हम कर लेंगे तो हमारा पद तो बना रहेगा, सेना अंग्रेजों की आ जाएगी, हमारी रक्षा की जिम्मेदारी भी अंग्रेजों की हो जाएगी। इस तरीके से हमें खतरा नहीं रहेगा कोई भी, ना होलकरों का खतरा रहेगा, ना गायकवाड़ का खतरा रहेगा। जैसे ही इसने बेसिन की संधि स्वीकार की, ये एकदम से अलोकप्रिय हो गया, क्योंकि मराठा राज्य कोई टीपू सुल्तान या बंगाल जैसा राज्य नहीं था। बंगाल में कुप्रशासन हो गया था बाद में,
लेकिन मराठा एक गौरव का प्रतीक था। मराठा तत्कालीन समय में एक समृद्धि का प्रतीक था। मराठा पेशवा वो पेशवा थे जिन्होंने लगभग संपूर्ण भारत पर शासन किया था। पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने मुगलों को अपने इशारों पर नचाया था। इतनी गौरवान्वित करने वाली संस्कृति, इतनी गौरवान्वित करने वाले लोग सहायक संधि को स्वीकार करें, इसको जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। यही हुआ। धीरे धीरे जब जनता सारे सरदारों ने, चाहे वो होलकर हो, होलकर का मतलब है कि सिंधिया, सॉरी इंदौर से संबंधित थे, गायकवाड़ हो, ये बड़ौदा से संबंधित थे, चाहे आपके होलकर हो, गायकवाड़ हो, सिंधिया हो, ये आपके ग्वालियर से संबंधित हो। इसके अलावा होलकर हो, गायकवाड़ हो, सिंधिया, भोसले हो, ये आपके नागपुर से संबंधित थे। तो ये जो जितने भी सरदार थे, इन सब सरदारों ने, जितने भी सरदार थे, इन सब सरदारों ने कहीं ना कहीं पेशवा से दूरी बना के रखी थी। हालांकि ये सरदार अंग्रेजों के अगेंस्ट, अंग्रेजों के विरुद्ध थे और आपस में भी एक दूसरे से लड़ते रहते थे। 1815 के दौरान जब पेशवा को लगा कि जनता उसको पसंद नहीं कर रही है और पेशवा को अपनी खोए हुए पद और प्रतिष्ठा का एहसास हुआ, तो पेशवा ने अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाने का प्रयास किया और इसी छटपटाहट में उसने विद्रोह किया पूना में। अंग्रेजों का एक रेजिडेंट तो रहता ही था उनके यहाँ। जैसे ही पेशवा ने, पूना के पेशवा ने विद्रोह किया, अंग्रेजों ने उसे हराया कुछ युद्धों में। इसके बाद क्रम से सिंधिया को हराया, फिर भोसले को हराया, गायकवाड़ को हराया, होलकर, हालांकि सिंधिया, भोसले, गायकवाड़ एक बार पहले भी हार चुके थे, लेकिन होलकर अभी तक अभिजीत थे। तीसरे युद्ध में, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में होलकर को भी बुरी तरीके से हराया और इस तरीके से 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद मराठा साम्राज्य का विलय कर लिया गया, मराठा साम्राज्य को खत्म कर दिया गया और बाकी राजाओं को तो मराठा का जो पेशवा का पद है, वो पेशवा का पद खत्म कर दिया। बाकी राजाओं से सबसे सहायक संधि कर ली, सिंधिया से भी सहायक संधि कर ली, भोसले से भी सहायक संधि कर ली, गायकवाड़ों से भी सहायक संधि कर ली, होलकरों से भी इनफैक्ट सहायक संधि कर ली। पेशवा का पद खत्म कर दिया बंधन, और जो बाजीराव द्वितीय था उसको पेंशन दे करके कानपुर के पास एक जगह है बिठूर, उसको बिठूर भेज दिया गया। तो बिठूर भेज दिया गया और वो बिठूर में आराम से अपना एंजॉय कर रहा। यही बाजीराव कष्ट का लड़का था नाना साहब, उसने वहां जो इनकी नाना साहब के बाद पेंशन ही बंद कर दी, नाना साहब की ही पेंशन बंद कर दी। तो क्योंकि उन्होंने एक की पेंशन जिम्मेदारी ली थी, नाना साहब थोड़ी कोई पेंशन जिम्मेदारी ली थी। अभी बेचारे नाना साहब दुखी थे, अभी नाना साहब पेंशन के चक्कर में अंग्रेजों को लेकर लिखते रहते कि पेंशन मिल जाए, पेंशन मिल जाए। पेंशन नहीं मिली, विद्रोह कर दिया। 1857 के विद्रोह में आपको नाना साहब नजर आएंगे और हम लोगों ने नाना साहब को बना दिया हीरो। नाना साहब ने देश के लिए विद्रोह किया, नाना साहब ने दरअसल में पेंशन के लिए विद्रोह किया था, देश के लिए नहीं किया था। एनीवे, तो मराठों के विलय के बाद भारत के अंदर अंग्रेज लगभग आधा भारत जीत चुके थे, पूरा साउदर्न इंडिया। ये अगर हम बात करें तो यहाँ से गुजरात से लेकर के और इधर बंगाल तक और इधर
इनडायरेक्टली दिल्ली तक के इलाकों को अंग्रेजों ने जीत लिया था, लगभग सब। मुगल तो कमजोर थे, बाकी राजस्थान के जो राजपूत थे, जो भरतपुर के जाट थे, इनके अंग्रेजों ने खटाखट सबसे सहायक संधियां की और धीरे धीरे लगभग कुछ मर्ज नहीं किया, सहायक संधियां करते इन्होंने लगभग पूरे भारत पर, भारत के राज्यों के साथ सहायक संधियां करनी, पूरे भारत को कुल मिलाकर प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर इन्होंने नियंत्रित कर लिया था। सहायक संधि में राजा को वही बना रहेगा, राजा है तो उसका पद भी पैतृक बना रहेगा, उसका शक्ति खत्म हो जाएगी। तो सेना अपनी नहीं रखेगा, सेना ये रखेंगे, अंग्रेज अपने रखेंगे, वो केवल विदेश घूमेगा लंदन, बाकी उसकी क्या कोई जिम्मेदारी होगी, कुछ भी नहीं होगा। अब कौन कौन से दो राज्य बचे थे? दो राज्य बचे थे, एक तो बचा था सुदूर सिंध और दूसरा बचा था पंजाब, सिंध कह लो, और दूसरा बचा था पंजाब। ये दो राज्य बचे। सिंध का सामरिक महत्व है ज्यादा, उसका कारण है, पहला तो रूस से आक्रमण का खतरा, दूसरा एक तो रूस आक्रमण कर सकता था, दूसरा सिंध नदी की अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मामलों में उपयोगिता, सिंध नदी की अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मामले में उपयोगिता, व्यापार के क्षेत्र में उपयोगिता, क्योंकि अगर अंग्रेज सिंध नदी को नियंत्रित कर लेते तो अरब सागर के द्वारा अंग्रेज पूरे मध्य एशिया तक जा सकते थे, और सिंध के इलाके को जीतने का मतलब है डायरेक्ट अफगानिस्तान तक पहुंच इनकी होती। पंजाब को इन्होंने थोड़ा इग्नोर कर रखा, इन्होंने सोचा कि पंजाब को तो विजित कर ही लेंगे, सामरिक महत्व के मामले में सिंध ज्यादा मुश्किल था, पंजाब उतना मुश्किल नहीं था। हालांकि पंजाब पर नजरें थी, लेकिन सिंध को इन्होंने पहले विजित किया, क्योंकि सिंध की राजनीतिक स्थिति ऐसी थी कि सिंध का विलय आसानी से किया जा सकता था। सिंध दरअसल में 3 हिस्सों में सिंध भी विभाजित था, जैसे मान लो ये सिंध है, तो ये 3 भाई थे, तीनों भाइयों के बीच में विभाजित था। जो दक्षिणी सिंध था, इसकी राजधानी थी हैदराबाद, एक की राजधानी थी मीरपुर। दक्षिणी सिंध था, ये ऐसे तो तीनों स्वतंत्र थे, तीनों प्रभुत्व संपन्न थे, लेकिन जो दक्षिणी सिंध था ये अप्रत्यक्ष रूप से तीनों पर नियंत्रण रखता था। अंग्रेजों को यहाँ पर कैसे अंग्रेज घुसे, इसके लिए इन्होंने प्लान बनाया। इन्होंने सिंध के जो अमीर है, सुल्तान था या राजा कुछ भी, उससे कहा कि हमें सिंध नदी का व्यापारिक उपयोग करने की अनुमति दे दो। पहले तो उससे सहायक संधि के लिए बोला, उसने साफ मना कर दिया, उसने कहा कोई सहायक संधि तुमसे हम करेंगे नहीं, क्योंकि तुम गड़बड़ प्रजाति के लोगों को, क्योंकि अब तक अंग्रेजों की प्रकृति को संपूर्ण भारत के राज्य पहचान चुके थे, इसीलिए सिंध राज्य ने अंग्रेजों से उचित दूरी बनाए रखने का फैसला किया। लेकिन अंग्रेजों को तो कहीं ना कहीं सिंध के अंदर प्रवेश करना ही था, चाहे प्यार से करें झगड़े के करें, क्योंकि अंग्रेजों के प्रबल शत्रु फ्रांसीसी वो भी सिंध में पहुंच गए हैं, रूस के आक्रमण का खतरा है। तो अंग्रेजों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई ऐसा है कि हमें नदी का उपयोग करने दो, अगर नहीं करने दो तो फिर भाई लड़ाई भी हो सकती है, सिंध नदी का उपयोग करने के लिए दे दो। तो एक संधि होती है, तो संधि के अनुसार ये था कि ठीक है, आप लोग अगर अंग्रेज लोग चाहें तो सिंध नदी का उपयोग कर लें,
लेकिन सिंध नदी पे कोई तोपे वोपे नहीं ले जाओगे कि पता चले हम कह रहे हैं आपसे उपयोग कर लो व्यापारिक सामान के लिए, आप उसमें से हम तोपे लिए चले आ रहे हैं। हमारे राज्य में तोपे नहीं है, कोई सामरिक सामान नहीं आएगा, केवल व्यापारिक कार्यों के लिए उपयोग हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से सिंध के अंदर अंग्रेजों ने अपनी अपनी समझ लीजिए उपस्थिति दर्ज करा दी। अब अंग्रेज मौका की तलाश में थे कि किसी भी तरीके से इस राजा की स्थिति कमजोर पड़े। ऐसे सब जगह पहले अंदर घुसे तो घुसने के बाद फिर वो निरीक्षण करते थे कि राजा का क्या किया जाए, मतलब मौका है राजनीतिक हस्तक्षेप का कि नहीं है। एंट्री करना कठिन होता है, तो एंट्री इसने कर ली अंग्रेजों ने रिक्वेस्ट करके एंट्री कर ली। अब इसी बीच अंग्रेज पंजाब में से भी अंग्रेजों की बातचीत चल रही थी, अभी पैरेलली पढ़ोगे। पंजाब में उभरता हुआ शासक था रणजीत सिंह, और रणजीत सिंह शक्तिशाली शासक था। रणजीत सिंह लगातार अपने राज्य का विस्तार कर रहा था। इसी तरीके से अफगानिस्तान का शासक था शाहसुजा। शाहसुजा को वहां हटा दिया गया था, भगोड़ा था, तो वो भी भाग के यहीं पे आ रहा था सिंध में। तो रणजीत सिंह अंग्रेजों के मित्र भी थे, और अंग्रेज अभी वैसे कोई संधि तो नहीं हुई, बाद में हुई। तो रणजीत सिंह का डर इसको था सिंध को, तो सिंध को रणजीत सिंह का डर था, इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठा लिया। और अंग्रेजों ने कहा कि अगर अपने राज्य की भलाई चाहते हो तो सहायक संधि करो, नहीं तो रणजीत सिंह आप पर हमला करेंगे, फिर आप जानो आपका काम है। उधर रणजीत सिंह को प्रश्रय दे दिया, समर्थन दे दिया अंग्रेजों ने कि तुम्हारे लिए मैदान खुला है, सिंध पर आक्रमण कर सकते हो। ऐसी स्थिति में सिंध का जो राजा था घबरा जाएगा। रणजीत सिंह शक्तिशाली है, अंग्रेज कहेंगे फिर मिट्टी तुम। रणजीत सिंह अंग्रेज चढ़ा भी रहे, तो अंग्रेजों ने रणजीत सिंह का भय दिखा करके सिंध के राजा से सहायक संधि कर ही ली। सिंध के सुल्तान से जब सहायक संधि होगी, इसके बाद सहायक संधि हो गई, इसके बाद अब सिंध का विलय करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। सहायक संधि हो गई, सहायक संधि में लगभग खत्म है। हालांकि ये फुल फ्लेज सहायक संधि नहीं थी, इसमें अपना रेजिडेंट नहीं रखते थे, सेना उसने भंग नहीं की थी, लेकिन लगभग बराबर की संधि हो गई थी कि हमारे आदमी आ जाएंगे, हमारे आदमी अपनी सुरक्षा के लिए हथियार भी रख सकते हैं, हमारे आदमी फ्रीली इधर उधर घूम सकते हैं। ये सारी सुविधाएं मिली थी, कुछ व्यापारिक सुविधाएं भी मिली हुई थी। जब ये सारी चीजें जब मिल गई तो अब अंग्रेजों के लिए कोई कठिन कार्य नहीं था सिंध पर आक्रमण करना। इसी बीच शाहसुजा भाग के आ रहा, शाहसुजा को उधर अपदस्थ कर दिया, शाहसुजा भाग के आ गया इधर। तो बाद में अंग्रेजों सिंध के राजा ने कुछ एक अंग्रेजों को मार डाला। तो इसी का बहाना बना करके, और इसका बहाना एक और बनाया कि तुम्हारे यहाँ हमारे विरोध में षड्यंत्र हो रहे हैं, है ना, तुमने अंग्रेजी जो अधिकारी थे उनके साथ धोखा किया, कई अंग्रेजी अधिकारियों को मारवाया भी है। और मौका ढूंढ करके सिंध से लड़ाई करते हैं और सिंध को हरा करके उसका विलय कर देते हैं। इसको हम डिटेल में आपको बाद में भी पढ़ाएंगे क्या कल, इसको आप नोट्स बना लेना पढ़ के। सौरभ सुन के नोट्स बना लेना।
सिंध के विलय के बाद सिंध के विलय को कई लोगों ने नेपियर था, धोखे से किया गया विलय बताया, और अंग्रेजों को क्रिटिसाइज भी किया। बहरहाल अंग्रेजों को क्रिटिसाइज थोड़ी कर सकते हैं, ये उनकी रणनीति का ही एक हिस्सा था। ठीक है, तो रणनीति का हिस्सा था। कोई इसमें अब अंग्रेजों ने ये काम जायज किया नाजायज किया, सब नाजायज ही किया। हमने कल क्वेश्चन हम आपको देंगे। सिंध के विलय के बाद अगला नंबर पंजाब का था। अब पंजाब को भी आप देख लो। पंजाब में कोई राजनीतिक एकता तो थी नहीं। पंजाब में राजनीतिक एकता का अभाव था। पंजाब छोटे छोटे कई मिसलों में बटा हुआ था। मिसलों में, मिसल मतलब होता है छोटे छोटे कई समूहों में बटा था, जनजातियों में बटा। 14 मिसलें थी। उसी में एक मिसल थी सुकर चकिया। में 14 मिसलों में एक मिसल थी सुकर चकिया। नाम याद था, राजा रणजीत सिंह के इसी मिसल से संबंधित। रणजीत सिंह इसी मिसल से संबंधित। रणजीत सिंह ने धीरे धीरे पंजाब के अंदर अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत किया, राजनीतिक एकता वहां पे प्रदान की, बाकी मुस्लिमों को भी विजित किया, और छोटे छोटे जो भी इलाके थे उनको विजित किया। रणजीत सिंह की उभरती हुई शक्ति को देख करके अंग्रेजों ने रणजीत सिंह से लड़ाई की, और रणजीत सिंह से जब युद्ध हुआ तो उसमें ये युद्ध बराबर रहा। इसीलिए अंग्रेजों ने रणजीत सिंह से एक संधि की जिसका नाम था अमृतसर की संधि। और ये एक प्रकार की ये भी सहायक संधि थी। 1809 में हुई थी, नहीं 1813 में हुई थी सहायक संधि अमृतसर। इसमें यह था कि सतलज नदी के जो दक्षिण में अंग्रेजों का रहेगा नियंत्रण, और सतलज नदी के उत्तर में नियंत्रण रहेगा क्या नाम उसका, रणजीत सिंह का। जब तक रणजीत सिंह जिंदा रहा, अंग्रेजों का रणजीत सिंह के साथ अच्छे संबंध बने रहे। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने अपनी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी, साम्राज्यवादी रणनीति को अमली जामा पहनाना शुरू किया, और उसी साम्राज्यवादी रणनीति के तहत पंजाब का विलय करने का निश्चय किया। हालांकि पंजाब के साथ इनकी मित्रता थी, लेकिन रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब के साथ इनके 2 युद्ध होते, आंग्ल सिख युद्ध 2 होते हैं। 1846 में, एक 48 में होता है। प्रथम 46 में होता है, दूसरी 48 में होता है। हर एक में 3-3 4 लड़ाई होती है, मुल्की गुजरात नगर चिलियावाला। और इस युद्धों में अंग्रेज बुरी तरीके से इनको हराते हैं पंजाब को, और बाद में पंजाब का विलय कर लिया जाता है, और जो दिलीप सिंह है उनको पेंशन देके भेज दिया जाता है लंदन। यहाँ पर प्रश्न ये है कि ये
लड़े क्यों और युद्ध में ये हारे कैसे? उसका उत्तर साधारण है, लड़े इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने इन्हें लड़ने के लिए बाध्य किया। लड़ाई का कारण नग्न साम्राज्यवादी नीति का पालन करना था, नेक्ड इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी थी, ये नंगी साम्राज्यवादी नीति थी। केवल साम्राज्यवादी नीति की वजह से अंग्रेजों